अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की आज भी अहम समाअत हुई है और समाअत से पहले बेंच की तश्कील और जजेस के एतराज़ात के हवाले से ड्रामाई पेशरफ्त भी सामने आई है। आज ये केस दिन 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, मगर फिर समाअत का वक्त दिन 12 बजे मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन दिन 1 बजे तक केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी और फिर 1 बजे 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इसके बाद तकरीबन 1:30 बजे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ कोर्ट रूम में आए और बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए उसे जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के स्पीकर्स के वकील अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अली जफर दलाइल का आगाज करें और आगाह करें कि अदालत ये केस सुने या नहीं। आगाह किया जाए कि अदालत यह मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। इस मरहले पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि हमने फुल कोर्ट के मामले पर दरख्वास्त दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि दरख्वास्तें सुनकर निपटाएंगे। इसके बाद स्पीकर्स के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि गवर्नर के असेंबली तहलील करने और आईनी मुद्दत पर खुद असेंबली तहलील हो जाने में फ़र्क है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना किसका काम है। अली जफर ने जवाब में कहा कि इंतखाबात की तारीख का कौन जिम्मेदार है, इसी मामले पर खुद नोटिस लिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन में ताख़ीर को जस्टिफाई करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफर से सवाल किया कि क्या कोई इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है। अली जफर ने जवाब दिया कि इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। अली जफर ने इस पर कहा कि इंतखाबात की तारीख पर पिंग पोंग खेला जा रहा है। गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में फरीकैन के कहने पर मुकदमा मौखर हुआ है। वकील असर सिद्दीक ने जवाब दिया कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हाई कोर्ट से मौखर हुआ है। अली जफर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जारी इंट्रा कोर्ट अपील में कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख का हुक्म दिया था, उस पर क्या कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई। अली जफर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन अदालत केस में मुबहम जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील पर इतने लंबे इल्तवा की वजूहात दी गई। ठोस वजूहात के बगैर अहम मामले में इतना लंबा इल्तवा नहीं दिया जा सकता। अजहर सिद्दीक ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराने का वक्त मांगा, जिस पर इल्तवा दिया गया। 14 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दायर की गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया। सदर मुमलिकत ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत के पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, तो अली जफर ने जवाब दिया कि मेरी मालूमात में पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म से मुतजाद है। हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं। अगर मुशावरत नहीं हुई तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख दे देता। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख वो नहीं दे सकते। असल मामला इंतखाबात की तारीख का है जो देने पर कोई तैयार नहीं है। पहले आप करके ताख़ीर की जा रही है। सदर ने तारीख मुकर्रर करने के ख़त में तमाम हक़ाइक़ को वाज़ेह किया। इस मरहले पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या सदर से किसी ने रुजू किया था कि तारीख दें, या उन्होंने अज़ खुद ऐसा कर दिया। अली जफर ने जवाब में कहा कि बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए सदर को मुदाखलत करना पड़ी। किसी न किसी ने तो तारीख का ऐलान करना ही है। अगर अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा तो इसे हुक्म जारी करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जमहूरियत में खला छोड़ दिया जाए। बाकी जमातें समझती हैं कि इंतखाबात किसी और इदारे ने कराने हैं तो वो भी अदालत को बता दें।
जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबली तहलील हुई, वहाँ क्या पोजीशन है, तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली तहलील की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने खत में सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया है। इंतखाबात की तारीख तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को 21 दिन का नोटिस क्यों दिया, कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या गवर्नर कह सकता है कि दहशतगर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए, तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा खत लिखने का इख्तियार ही नहीं। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर रिमार्क्स दिए कि ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। 1 महीना गुजर गया है, ताहाल कोई ऐलान नहीं किया जा सका। इलेक्शन की तारीख आए तो ही फैसला होगा कि उस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पूरा महीना ज़ाया कर दिया कि गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। अली ज़फ़र ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब ताख़ीरी हरबे हैं। इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है, किसी ने तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें इलेक्शन 10 साल ताख़ीर का शिकार हो जाए, दूसरा फरीक बता दे कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। जिसे ये कहते हैं उसे तारीख का ऐलान करने दें। असेंबलियाँ ना हो तो आइन में गवर्नेंस का कोई और तरीका कार नहीं है। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की गई है। 90 दिन में इलेक्शन का होना ज़रूरी है, सिर्फ ऐलान काफ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। जैसे जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अमन व अमान का मामला गवर्नर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। क्या अमन व अमान का मामला इंतखाबात की आईनी राह में आ सकता है। इस मरहले पर तकरीबन 3:30 बजे समात में आधे घंटे का वक्फा लिया गया और फिर समात 4 बजे दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मिसाल के तौर पर मुल्क में जंग हो, जलजला या सैलाब आ जाए और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना करा सके तो इलेक्शन कमीशन को आइन की कौन सी शिक इंतखाबात ना कराने का इख्तियार देती है। तो अली ज़फ़र ने जवाब में कहा कि इलेक्शन एक्ट में कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन पर सैलाब या किसी वजह से इंतखाबात मुलतवी करने का सेक्शन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि यानी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कर सकता है। इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे दे तो भी कुदरती आफात आ सकती हैं। मुल्क में जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे। तो अली ज़फ़र ने जवाब देते हुए कहा कि कानून में सैलाब और कुदरती आफात का जिक्र है, जंग का नहीं। जंग का कानून में कहीं जिक्र नहीं, इसके लिए इमरजेंसी ही लगाई जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि कमीशन को असेंबली की तहलील से 90 दिन में इंतखाबात कराने ही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की, उनको इंतखाबात की तारीख भी देना थी। जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास डिफ़ॉल्ट पावर मौजूद है। आइन खुद कहता है कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया है। अगर साल 1976 में आइन खामोश था कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है तो असेंबली ने तरमीम करके सदर और गवर्नर को तारीख देने का इख्तियार दे दिया। पंजाब की हद तक सदर ने शायद तारीख दुरुस्त दी हो, गवर्नर असेंबली तहलील करके तारीख ना दे तो अदालत हुक्म दे सकती है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि अगर सदर और गवर्नर दोनों ही तारीख दे दें तो फिर किसका अमल दुरुस्त होगा। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि सूबाई असेंबली तहलील हो तो गवर्नर की तारीख दुरुस्त होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायज़ा लिया जा सकता है, गवर्नर भी किस बुनियाद और मुशावरत पर तारीख मुकर्रर कर सकता है। जैसे जमाल मंदुखेल ने इस मरहले पर सवाल उठाया कि अगर मुल्क के पास इंतखाबात कराने के पैसे ना हो तो क्या होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क देते हुए कहा कि ताज्जुब है, मुल्क में क्रिकेट खेलने के पैसे हैं लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं हैं। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तैयारी का बता चुका है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क दिए कि तैयारी तो तब होगी जब इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। जैसे मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए कि यहाँ सिर्फ तारीख की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ रिश्ता होना है। इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को भी मद्देनजर रखे। सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। अगर आज इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो 90 दिन की हद पर अमल नहीं हो सकता। 2008 में इंतखाबात की तारीख आगे गई थी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि वो तो कौमी सानहा था। जिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 254 का इतलाक तब होगा जब कोई काम ताखीर से किया गया हो। पहले काम करने की नीयत तो करें। आप कह रहे हैं कि तारीख तो दें, फिर होता है या नहीं वो देखेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कल सुबह कौन कौन दलाइल देगा, क्या फारूक नाइक साहब दलाइल देंगे। फारूक नाइक ने बताया कि कल मुख्तसर दलाइल दूंगा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल हम आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन को सुनेंगे। हम किसी ना किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद हैं। कल केस को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मरहले पर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए और कहा कि सदर मुमलिकत ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर किया है। सदर मुमलिकत का कहना है कि अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ दे चुके। आज समाअत हुई और फिर उसके बाद केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज इस केस की समाअत शुरू होने से पहले 14 सफ़हात पर मुश्तमिल 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि हमारे सामने 2 आइनी दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दायर की है और दूसरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स ने दायर की है। दोनों दरख्वास्तों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इंतखाबात की तारीख ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। ये नोट किया गया कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हो गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील की गई। असेंबलियों की तहलील को 5 हफ्तों का वक्त गुजरने के बाद भी इंतखाबात की तारीख देने के आईनी इख्तियार का मामला ज़ेरे समाअत है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। इसी दौरान 16 फरवरी को अदालती बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की। ये दरख्वास्त सोच समझ कर की गई। हाई कोर्ट्स में पहले ही खासा वक्त लग चुका था और सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख देने के इक़दाम पर भी गौर किया गया। इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को खुद नोटिस लिया ताकि 3 सवालात को सुना जाए। पहला सवाल, सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल यह है कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। और तीसरा सवाल यह है कि वफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। अदालती हुक्म के मुताबिक आइन ने किस अथॉरिटी को सूबाई असेंबली के इंतखाब की तारीख का ऐलान करने के जिम्मेदार करार दिया है। यह मुख्तसर सवाल इससे पहले कभी किसी अदालती कार्रवाई में सामने नहीं आया है। आइन में एक वक्त मुतय्यन है, इसलिए हमने इस मामले को फौरी तौर पर देखने का फैसला किया। अदालती हुक्म के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह नुक्ता उठाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील आइन की खिलाफवर्जी है, क्योंकि दोनों सूबों के वज़राए आला ने सियासी लीडर के हुक्म पर अमल किया। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील की वजूहात के बारे में पूछा। अगर ये वजूहात काबिल समाअत हैं तो क्या अदालत इन दोनों असेंबलियों की बहाली का जायजा ले सकती है। ये नुक्ते ना तो अदालत में दायर की गई आईनी दरख्वास्तों में शामिल हैं और ना ही अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त का हिस्सा हैं। हमारे सामने जो मामला है उसकी अर्जेंसी को जहन में रखते हुए इन नकात पर आगे चलकर किसी मुनासिब मौके पर गौर किया जा सकता है। इस कार्रवाई को कल यानी 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। इसके बाद अदालती हुक्म में जस्टिस जमाल बंदुखेल का नोट शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात गए यानी 22 फरवरी की रात मैंने एक फ़ाइल वसूल की कि मौजूद चीफ जस्टिस ने एक खुद नोटिस लिया है। ये नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एक ऑर्डर की बुनियाद पर लिया गया। ये अपील CCPO गुलाम महमूद डोगर की तरफ से अपनी ट्रांसफर से मुताल्लिक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद एस ज़ुबैरी हैं। जब गुलाम महमूद डोगर की अपील ज़ेर इल्तवा थी तो उसी दौरान 16 फरवरी को बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, जो दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने के हवाले से पूछा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब से कतई नज़र जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेने के लिए भिजवाना मुनासिब समझा। जस्टिस जमाल बंदुखेल के मुताबिक इलेक्शन से मुताल्लिक मामले का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाजमत के मज़कूरा मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये भी काबिल ज़िक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई। एक ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से गुलाम महमूद डोगर के ज़ेर इल्तवा केस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मामला निहायत संजीदा था। इसके अलावा मौजूद जज साहिबान ये कहकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है और यह कि आइन की खिलाफ वर्जी का बड़ा खतरा था। चीफ जस्टिस ने इन 2 जज साहिबान के बयान करदा नकात में इजाफा किया और अपनी राय का भी इजहार कर दिया। ऐसी कतई राय से तो इस मामले का फैसला हो गया है और आइन के आर्टिकल 10A को मद्देनजर रखे बगैर ऐसा किया गया है। इन हालात में खुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था, इसलिए यह खुद नोटिस बिला जवाज है। ये वो नोट है जो जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कमरा अदालत में पढ़कर भी सुनाया था, जिसे जमाल बंदुखेल के बाद आज जारी होने वाली 23 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये इस अदालत के हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच में बैठें और बेंच के जिम्मे लगाए गए केसेस को सुनें, सिवाय इसके कि कोई जज किसी कानूनी जवाब की वजह से कोई मखसूस केस सुनने से मुआज़रत कर ले। लेकिन किसी कानूनी जवाब की गैर मौजूदगी में महज मुआज़रत कर लेना
कानूनी और आईनी जिम्मेदारी से फरार के बराबर है। अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मौजूदा केस में अज खुद नोटिस के दायरा कार और बेंच की तश्कील पर अपने खदशात के बावजूद मैंने बेंच से अलहदा ना होने का इंतखाब किया है। ताहम मैं ये अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपने खदशात को रिकॉर्ड पर लाऊं, ताकि यह गलत फहमी पैदा ना हो कि मेरे कोई खदशात ही नहीं हैं और मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी के तौर पर ना लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि मज़कूर आस्कुद नोटिस इस अदालत के 2 रुकनी मोअज़्ज़िज़ बेंच के उस ऑर्डर की वजह से हमारे सामने आया है जो उन्होंने एक सरकारी अफसर की मुलाजमत के मामले को सुनते हुए जारी किया था। मज़कूरा ऑर्डर में मोअज़्ज़िज़ बेंच ने चीफ जस्टिस से आर्टिकल 184(3) के अदालती इख्तियार के तहत अज खुद नोटिस लेने की सिफारिश की थी। मेरी नज़र में यह हुक्मनामा एक ऐसे केस में सामने आया है जिसका हमारे सामने मौजूद मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता और ये 2 रुकनी बेंच की गैर ज़रूरी दिलचस्पी को जाहिर करता है। इसके अलावा मज़कूरा ऑर्डर के साथ अवामी सतह का एक तनाज़ा भी जुड़ा हुआ है जो मज़कूरा बेंच के एक रुकन की ऑडियो लीक से पैदा हुआ है। इन इल्ज़ामात पर अदालत के अंदर और बाहर से दरख्वास्तें आने के बावजूद ना ही इस अदालत की तरफ से और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आईनी फोरम की तरफ से अभी तक कोई इदारा जाती रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद यह खबर भी है कि बार काउंसिल्स की तरफ से मज़कूरा जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं। लिहाजा इस बैकग्राउंड और मज़कूरा इल्ज़ामात की तहकीकात होने और मामला सेटल होने तक अवामी अहमियत के मामले में मज़कूरा जज की शमूलियत बसद एहतराम गैर मुनासिब लगती है और ये शमूलियत मज़ीद मशकूक हो जाती है कि जब दूसरे सीनियर जजेस को बेंच में शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस से मुताल्लिक ऑर्डर का हवाला देकर लिखा है कि चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 184(3) के अदालती दायरा इख्तियार के तहत अज खुद नोटिस लेते हुए वाज़े अल्फाज में ये ऑब्जर्वेशन दी हैं। ये मामला आइन की दुरुस्त अमलदारी के अलावा बड़ी अवामी अहमियत के मामलात पर भी मुश्तमिल है, मगर इस ऑब्जर्वेशन के बावजूद बड़ी अवामी अहमियत के मामले को सुनने और फैसला करने के लिए इस अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस को बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक सबसे बड़े अदालती इदारे के तौर पर हमारी सबसे बड़ी ताकत उस अवामी एतमाद और भरोसे पर मुनहसिर है जो हमारे मुल्क के अवाम हम पर करते हैं। हमारी गैर जानिबदारी और इस गैर जानिबदारी का अवामी तासुर, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी हमेशा गैर मुतनाज़े और बेदाग होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के बाद जस्टिस याया अफरीदी का नोट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बादियुन नज़र में ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे कार में आती हैं, ताहम इस वक्त ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला देना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि यही मामलात लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और फैसला होना बाकी है। ताहम आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत का आज़ादाना दायरा इख्तियार है और ये इख्तियार किसी दूसरी अदालत या फोरम पर किसी मामले के ज़ेर समाअत होने से मुतासिर नहीं होता, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के होते हुए और फिर सियासी जमातों के चार्ज सियासी बयानिए इस अदालत से तहम्मुल के मुजाहरे का तकाजा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए कि मुनसिफाना फैसला करने से मुतालिक इस अदालत की पेशगी ख्वाहिश पर कोई मनफी असर पड़ने से बचा जा सके। लिहाजा समाअत के दौरान कोई फाइंडिंग या रिमार्क्स देना मज़कूरा अदालतों में फरीक़ैन के मौक़िफ़ के साथ न सिर्फ मुतासिबाना होगा बल्कि आइन में हाई कोर्ट को दी गई अदालती डोमेन को भी ठेस पहुंचाएगा। मजीद ये कि हाई कोर्ट्स की जुडिशल प्रोप्राइटरी को भी डिस्टर्ब करेगा। लिहाजा मैं इन तीनों पटिशंस को खारिज करता हूं। यह फैसला देने के बाद कि मज़कूरा 3 पटिशंस में 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेना गैर मुनासिब होगा, मैं समझता हूं कि मेरा इन पटिशंस की समाअत जारी रखना बेकार है। ताहम मैं यह फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूं कि वो मुझे मज़कूरा बेंच में रखते हैं या नहीं रखते। और फिर आज होने वाली समाअत के बेंच में जस्टिस याया अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस याया अफरीदी के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नोट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने साथी जज जस्टिस याया अफरीदी की राय से इत्तफाक करता हूँ। मुझे भी चीफ जस्टिस के तहरीरी हुक्मनामे का जायजा लेने का मौका मिला, लेकिन इंतहाई अदब के साथ कहता चलूँ कि ये ऑर्डर अदालती समाअत और अदालत में ऐलान किए गए ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखता। हमारे सामने जो सवालात उठाए गए हैं उन्हें अलग से नहीं देखा जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील की आईनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आईनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील कर दी गई थी। असेंबलियाँ तोड़ने की कानूनी हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही एक सूबाई आईनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी क़ब्ल वक्त है। समाअत के दौरान मैंने राय दी थी कि हमारे सामने जो मामला है इससे पहले मुतल्लिका सूबाई असेंबलियों की तहलील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इन सवालात पर भी गौर करने की हामी भरी थी। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज़ नहीं किया था।
इसीलिए ऑर्डर लिखवाते हुए खुली अदालत में मेरे सवालात को चीफ जस्टिस ने शामिल किया था। मेरे जो सवालात लिखने को कहा गया वो ये थे कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आईनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं? क्या वजीर आला अपनी आजादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत पर भी दे सकता है? अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असेंबली दोबारा बहाल हो सकती है? अपने नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद लिखा कि जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहीं आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। आइन एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आने वाले हर वक्त में चलना है। इस अदालत की तरफ से आइन की तशरीह के आम लोगों और आने वाली नस्लों पर असरात होते हैं। अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाज़ी है। ये इंतहाई अहम है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम मामलात को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के अख्तियार की आइनी तशरीह भी जरूरी हो गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के बाद ऑर्डर ऑफ द बेंच है जिसमें लिखा है कि 23 फरवरी के हुक्म और 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे याया आफरीदी, जैसे जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स को सामने रखते हुए साथ ही हमारी बाहिमी बहस के बाद ये मामला बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाता है। अब अहम बात यह है कि 23 फरवरी की समाअत का हुक्म है जो आज जारी किया गया। इस ऑर्डर में बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया, मगर अगले दिन यानी 24 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने ही इस केस की समाअत की और फिर आज ऑर्डर जारी हुआ और चीफ जस्टिस ने 4 जजेस के समाअत से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिरा कानून रीमा उमर साहबा मौजूद। रीमा साहबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रीमा साहबा, सबसे पहले ज़ाहिर एक डिबेट अलग शुरू हो गई है और वो ये कि जजेस का एक दूसरे से या फिर चीफ जस्टिस से इस तरीके से पब्लिकली डिसएग्री करना या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना या क्रिटिसिज्म करना, ये डेकोरम के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए। क्या दुरुस्त है या फिर इंटरनेशनली ये होता है और एक हेल्दी प्रैक्टिस है अगर इख्तिलाफ़ राय इस तरीके से पाया जाता है, या फिर इख्तिलाफ़ राय बहुत हद तक इख्तिलाफ़ की हद तक पाया जाता है? जी शुक्रिया शाहज़ेब, बहुत अहम सवाल है ये। मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है कि जजेस ने अपने जो एतराज़ात हैं वो इस तरह अपने एडिशनल नोट्स के थ्रू उठाए हैं और बहुत बहादुरी दिखाई है, क्योंकि शायद इस चीज़ के बाद में उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं, ऐसा हो सकता है कल को अहम बेंचेस में उनकी शमूलियत हो ही ना। तो एक ये बहुत बहादुरी की बात है और मेरी नज़र में जो आज़ादी की हम बात करते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, उसका एक बहुत अहम एस्पेक्ट ये भी है कि अदलिया इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, इंटरफेरेंसेस से भी आज़ाद होनी चाहिए। जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर्स तो नहीं होने चाहिए अदलिया पे, लेकिन इंटरनल प्रेशर्स भी नहीं होने चाहिए। और जो एतराज़ात जजेस ने उठाए हैं वो हमें दिखाते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स या सवाबदीदी इख्तियार जो उनके हैं, उनके जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये एक रूल ऑफ लॉ का मामला है। ये हर सिटीजन जो पाकिस्तानी है जिनके राइट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है उनका मामला है। तो मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 5 साल पहले 4 इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी इसी तरह के सवाल उठाए कि जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि केसेस जिस तरह एलोकेट होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो। और उन्होंने पहले अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो ख़त सबके साथ शेयर किया। तो मेरा ख्याल है इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं और होनी चाहिए। हमारी यहाँ एक आदत है कि अपने घर के जो मसाइल हैं घर में ही हल करें, घर में ही रखें, बाहर लोगों को ना दिखाएं। लेकिन विद रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह लिए जाते हैं ये उनका पर्सनल मामला नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मामला है और हर पाकिस्तानी शहरी का मामला है। ये जो आपने 2 अहम बातें की, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं उन जजेस को जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और दूसरी बात ये कि ना सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए जजेस पर, बैरूनी दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदरूनी दबाव भी नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर चीफ जस्टिस के पास 2 इख्तियारात हैं और दोनों ही एब्सोल्यूट हैं, एक सू मोटो लेने का इख्तियार और दूसरा बेंच बनाने का इख्तियार। आपके ख्याल में ये एक महज एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, एक इंतज़ामी इख्तियार है, या वाकई एक ऐसा इख्तियार है जो कि एक अंदरूनी दबाव की सूरत इख्तियार कर सकता है कि किस तरीके से बेंच बनेगा, किस तरीके से नहीं बनेगा? और पाकिस्तान में आपको एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं जिस तरीके से बेंच बन रहे हैं, और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी क्या इसी तरह प्रैक्टिस होता है या इससे अलग है? शाहज़ेब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं
कि इस तरह की जो पावर्स हैं केस एलोकेट करने की, बेंच बनाने की, इनके बहुत सब्सटैंटिव इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसमें जो डिस्क्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, उन्होंने इस पे कई बार स्टेटमेंट्स जो हैं और अपनी कमेंट्री है वो दी है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में हम क्यों समझते हैं कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। शायद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते थे जिसमें इस पावर के इतने जो रिजल्ट्स हैं वो फार रीचिंग ना होते, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी और वजूहात हैं और मैं आपको 4 वजूहात गिनवाना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये पावर और भी अहम हो जाती है। देखिए, बहुत से ममालिक में जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, अमेरिका की एग्जाम्पल सामने आती है, पाकिस्तान में उस पर बहुत बात होती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट सब जजेस साथ मिलकर फैसले करते हैं, वहाँ बेंचेस नहीं सुप्रीम कोर्ट के बनते। कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट में इसी तरह की उनकी प्रोसीजर्स हैं। तो जब पूरी फुल कोर्ट ही अगर केसेस सुन रही हो तो ये इशू ही नहीं आता कि चीफ जस्टिस कौन सा केस बनाते हैं, कौन सा नहीं बनाते। पाकिस्तान में 17 जजेस हैं अगर फुल स्ट्रेंथ हो कोर्ट की, और जो बेंचेस बनते हैं वो 3 जजेस के भी बनते हैं, 5 जजेस के भी बनते हैं। तो जो आपकी डिस्क्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप 17 जजेस में से 3 जजेस चूज कर सकते हैं। फिर इसमें आप ऐड कीजिए कि चीफ जस्टिस की आपने जो बात की सो मोटो पावर्स, कि चीफ जस्टिस हैं वो, उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी कुछ साल पहले ये कहा कि सिर्फ उनका फैसला होगा कि कौन सा केस जो है वो सुना जाएगा, सो मोटो पावर्स के तहत कौन सा नहीं सुना जाएगा। तो अब ये भी अगर उनका इख्तियार है तो वो फैसला कर सकते हैं कि कौन सा केस, पिटिशन की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और वो कब सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑन एवरेज 50,000 केसेस की पेंडेंसी होती है। तो चीफ जस्टिस सिर्फ ये फैसला नहीं करते कि कौन सा केस सुनना चाहिए, वो ये फैसला भी करते हैं कि वो केस कब सुनना चाहिए। अब आप देखिए कितनी ये पावर्स जब आप इकट्ठी हो जाती है तो इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं कि कौन सा केस सुनना है, कब सुनना है, कितने जजेस ने सुनना है और वो जजेस कौन होंगे। ये सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स हैं और इसमें ये इंटायरली डिस्क्रेशनरी है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ये कोई आईनी इख्तियार नहीं है, ना ही ये किसी स्टैट्यूट में है। ये सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के तहत चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं। तो इसकी उस तरह से एक आईनी भी आप नहीं कह सकते कि प्रोटेक्शन है, एक स्टैट्यूट से ये जो पावर्स हैं तब्दील की जा सकती हैं। मगर अब जो आज नोट हुआ आया याया अफरीदी साहब का, उन्होंने अपनी जो शमूलियत है बेंच के अंदर उसे चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पर छोड़ा, मगर उन्हें बेंच में नहीं शामिल किया चीफ जस्टिस साहब ने। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ किया, मगर उन्होंने एक और बात भी अपने नोट में लिखी है, वो ये कि जिस दिन प्रोसीडिंग्स हो रही थी 23 तारीख को, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद ने कहा कि उनका ये जो सवाल है अतर मिनल्लाह साहब का कि जो असेंबलियाँ तहलील हुई थी सूबों की वो आईनी तौर पर हुई थी या नहीं हुई थी, उसे भी शामिल किया जाएगा, मगर जो रिटन ऑर्डर है उसमें वो मौजूद नहीं है। ये भी एक नॉर्मल बात है कि चीफ जस्टिस साहब एक बात कहें अदालत में और उसके बाद वो रिटन ऑर्डर में ना हो और फिर वो जज भी बेंच का हिस्सा ना हो। देखिए शाहजेब, हम डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात कर रहे थे, इसमें मजीद इजाफा कर दें कि अगर बेंच बन जाए तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब उसको तब्दील भी कर सकते हैं। इवन दो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले इस पे एक फैसला दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि उनकी नज़र में चीफ जस्टिस बेंच तो बना सकते हैं, लेकिन जब बेंच बन जाए तो अनलेस को जजेस रिक्यूज कर ले, चीफ जस्टिस बेंच की कॉम्पोजिशन नहीं बदल सकते। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि चीफ जस्टिस बेंच बना के उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हेयरिंग के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये किस तरह की पावर्स हैं, और बिल्कुल ये जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सही सवाल उठाया है कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ओपन कोर्ट में एक फैसला लिया गया कि ये सवालात जो है वो इंक्लूड करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, सिर्फ ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन तो नहीं हो सकती। अब ये भी कि किस तरह के सवालात वो सुनेंगे वो भी सिर्फ चीफ जस्टिस फैसला करें। तो ये अजीब बात लगती है कि जब वो रिटन ऑर्डर सामने आता है उसमें वो सवालात ही नहीं है। और मैं इस पे नहीं जा रही कि उन सवालात का जवाब क्या होना चाहिए, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि ये भी फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो उनकी बात आपने क्यों नहीं इंक्लूड करनी, आप कैसे डिसमिस कर सकते हैं। ओवरऑल बात ये है शाहजेब कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्राइसिस की सिचुएशन है, ये आज की नहीं है,
कई अरसे से चल रही है, ये सिमर कर रही थी, लेकिन अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है। अपॉइंटमेंट्स के वक्त पिछले साल भी हमने यही देखा था कि चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठे थे। अब भी हम यही देख रहे हैं, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हमने इसकी हल की तरफ जाना है। आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट इसका हल खुद तलाश उनको करना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। अब क्या पार्लियामेंट को कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? शायद यही हल बच गया है, क्योंकि जो तीसरी ऑप्शन है वो होता है पब्लिक स्क्रूटनी, कि पब्लिक सवाल उठाती है, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस वो उस तरह से नहीं रही, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना कॉन्डक्ट तब्दील करती है। यहाँ तो हम बिल्कुल एक उलट चीज देख रहे हैं कि जिस चीज पे सवाल उठ रहा है वही चीज बार बार होती चली जा रही है। तो अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में सबसे अहम पॉलिटिकल नौयत के केसेस कौन से जजेस सुनते हैं, उनमें सिर्फ 3 से 5 नाम ही आपको नजर आएंगे। इस पे बार बार एतराज होता है, बार बार वही उन बेंचेस पे होते हैं। ऐसा क्यों? लग रहा है कि पब्लिक स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी भी फेल कर चुकी है। तो अब क्या हमारे पास रास्ता बचता है? सिर्फ पार्लियामेंट का ही बचता है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और ये जो डिस्क्रेशन है इसको कुछ स्ट्रक्चर दे। वरना बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी जो है वो नाम की ही है, वो प्रैक्टिस में तो कहीं नजर नहीं आती। और वो जो सवाल था फुल कोर्ट का, ज़ाहिर है आज भी फारूक नाइक साहब ने ये बात उठाई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको देखेंगे, मगर वो कल शाम तक इसको कंक्लूड भी करना चाहते हैं और फिर केस के मेरिट पर भी आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो ये सवाल अब खत्म हो गया है और बात अब मेरिट पर ही हो रही है, या फिर ये सवाल अभी भी बाकी है और इस हवाले से फैसला हो सकता है? मैंने जो पहले आपको एग्जांपल्स दिए कि मेरी नज़र में जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं, और इस केस में तो वैसे ही कंट्रोवर्सी इतनी थी कि जजेस कौन होंगे जो बेंच पे होंगे, फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। अगर बहुत सी दुनिया में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही ये है कि सब जजेस जो हैं, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेंचेस में बैठेगी। लेकिन चलिए, तादाद इतनी केसेस की ज़्यादा है, बेंचेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात जो पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हैं, जिसमें ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं समझ आती कि अदलिया खास तौर पे इस केस में, क्योंकि डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस साहब का है, उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को मजीद क्यों बढ़ाया और फुल कोर्ट बना के मामला खत्म क्यों नहीं कर दिया। मैं फुल कोर्ट्स के हक में हूँ जब इस तरह के मामलात आते हैं। पहले भी मैंने एग्जांपल्स दी, बाकी दुनिया में बहुत सी अदालतें ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट्स और उनकी हाई कोर्ट्स, जो बैठती ही फुल कोर्ट्स में हैं, क्योंकि अथॉरिटी ही तब ज्यादा बनती है जब सब जजेस साथ मिलकर फैसला करें। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। और एक आखिरी बात शाहज़ेब, मैं प्रेसिडेंट्स की करना चाहूंगी कि एक इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि छोटे छोटे बेंचेस में फैसले होते हैं कि प्रेसिडेंट की वैल्यू ही नहीं रह गई। हमें मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का कि क्या इंटरप्रिटेशन दी थी, और अगर कोई इंटरप्रिटेशन आ भी जाती है, कल को वही जजेस कहते हैं कि हमने गलती से फैसला कर दिया था, अब हम एक मुख्तलिफ फैसला करेंगे। तो एक तरह से हर तरह क्राइसिस है कि ना प्रेसिडेंट्स की वैल्यू रह गई है, बेंचेस छोटे बनते हैं, सारा इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में है। ये हरगिज अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया रीमा, हमारे सवाल से अपना तज़किया दे रही थी। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। आज अगर महंगाई है, आज अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है, तो कौन जिम्मेदार है? पनामा बेंच, और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है? उसको आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है, और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह।
मरीम नवाज ने आज मुतालबात की तवील फहरिस्त सामने रखते हुए ये भी कहा कि पहले अदल होगा, इंसाफ होगा, इसके बाद इलेक्शन होंगे। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। पहले इंसाफ होगा, पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी उसने एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा। वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से आला अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है, हमारे लिए ऐसे इक़दामात का दिफा करना काफ़ी मुश्किल है। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जिस तरीके से मोड़ना पड़े, रीराइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लादला को बचाना है। हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूंगा कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं, वही कानून होना चाहिए आपके लिए और किसी भी जज साहब। अनफॉर्चुनेटली हमने ये होली काउज वाला निजाम चला रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है वो काफी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। एक तरफ पीडीएम ये दबाव बढ़ा रही है, दूसरी तरफ जो आज समाअत हुई है उसका अहवाल हमने आपके सामने रख दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब ये एक लंबी फहरिस्त दे दी है मरियम नवाज साहिबा ने कि ये सब होगा उसके बाद इलेक्शन होगा, मगर आपने आज की समाअत देख ली होगी जिन दो जजेस का आप लोगों ने मुतालबा किया था, जैसे एजाजुल हसन, जस्टिस नकवी, वो तो नहीं रहे बेंच का हिस्सा, मगर आपने फुल कोर्ट का कहा वो भी नहीं हुआ, और दो और जजेस भी बेंच का हिस्सा नहीं रहे जिसमें जस्टिस सियाया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। तो आपको नजर तो आ रहा होगा आज की समाअत देख के कि ये मुतालबात सिर्फ जलसों की हद तक हैं, ये पूरे होने नहीं है मरियम नवाज साहिबा के। देखिए बहुत शुक्रिया शाहजेब खान साहब। बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक स्लोगन दिया है, जो नैरेटिव है कि पहले अदल फिर इलेक्शन, देखिए 2018 का एक पस मंजर है, वो जहन में रखना चाहिए कि हमें जिस तरह हमारी लीडरशिप को नाअहल किया गया, एक JIT बनाई गई, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल किया गया, हमारी पार्टी के मुख्तलिफ हिस्से किए गए और उसके बाद हमें इलेक्शन में भेजा गया। इसके बावजूद हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है वो उभर के सामने आए। तो देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि फुल कोर्ट का हमने जो डिमांड रखी वो पूरी नहीं हुई, और अभी भी जो जस्टिस याया आफरीदी का अगर आपने नोट पढ़ा हो, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता कि आर्टिकल 184(3) का इतलाक यहाँ पे होता है, जबकि यही केस 2 हाई कोर्ट्स में जेर समाअत हैं और मैं बेंच में अपनी शमूलियत को चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद पे छोड़ता हूँ। और इसके साथ अतर मिनल्ला साहब ने अग्री किया तो उनको बेंच में नहीं रखा गया। देखिए जब आईनी तशरीह का मामला होता है और एक मुल्की जो मामलात आगे चलने हैं तो उसमें फुल कोर्ट बना देते तो कोई हर्ज नहीं था, मगर अभी भी इनको तमाम वो चीजें देखनी होंगी कि क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि वो इलेक्शन को फंड कर सकें, क्या जो सेंसस
20-25 अरब रुपए लगा के वो यकम मार्च से शुरू हो रहा है। ये मुमकिन है कि 2 सूबों में पुराने इस मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो। देखिए तार साहब, ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर तो फिर शायद कोई भी जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शन ही नहीं होने देगी। ये वजूहात देके मैं कह रहा हूँ जो आज की समाअत हुई है और जो इतनी लंबी फहरिस्त है मरियम नवाज साहिबा की, ये किससे मुतालबा है? क्या चीफ जस्टिस खुद सू मोटो ले लें कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान नहीं आ रहे मगर उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारे के सारे मामलात को वो देखें और या तो ये फैसला करें कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो गलत था, वो रिवर्स कर दें, या फिर ये फैसला करें कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होगा, फिर इलेक्शन होंगे। तो ये क्या डिमांड है? ये जलसे के नैरेटिव की हद तक तो समझ में आता है जो मरियम नवाज साहिबा कह रही है, ये प्रैक्टिकल मुतालबा कैसे है? नहीं, ये प्रैक्टिकल इस तरह से है कि ये बात आपको समझनी होगी कि अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है तो फिर दूसरे वजीर आजम को बेटी डिक्लेयर ना करने पे भी निकाला जाए, उस पर लंबी लंबी तारीखें ना दी जाएं और इमरान खान साहब उस केस में मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुप रहे हैं। और ये कोई इखलाकी बात नहीं है, ये कोई उस तरह की इमोरल बात नहीं है। कोई भी एसेट आपने डिक्लेयर ना किया हो, वो जमीन हो, वो वेल्थ हो, वो कैश हो, वो गोल्ड हो, वो बैंक अकाउंट हो, वो खड़ी हो, आपने जब एक चीज छुपाई है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो जिस मयार से नवाज शरीफ साहब को गुजारा गया, जिस बारीक बीनी से उनकी स्क्रूटनी हुई, तो ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब टेरियन जेड वाइट का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, उसकी हियरिंग पे वो मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यू करते हैं, मेरिट्स पे आने नहीं देते, हीले बहाने करके लंबी तारीख ली जाती है। कभी वकील कहता है दांत में दर्द है, कभी वकील कहता है मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। और तोशा खाना का भी यही मसला है। तोशा खाना का एक बाकायदा ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट के अंदर, उसमें कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। अब उन्होंने उन जज साहब की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर दिया है। फर्द जुर्म आयद होनी थी पिछली 2 पेशियों से पहले, अब 3 पेशियां गुजर चुकी, फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। तो देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मेरी जमानत होती, मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन हूँ, मुझे तो कटहरे में खड़ा कर दिया जाता। एक लाडले को पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप शाम को आएंगे, दोपहर को आएंगे, सुबह आएंगे या रात को आएंगे। इतने मोहलत और इतना मौका पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को नहीं दिया गया। मगर एज ऑफ नाउ फिर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो आपके शिकवे हैं, जो मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो ये साफ नजर आ रहा है कि अप्रैल में आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ना है। फिर जो दूसरी ग्राउंड रियलिटी आपकी पॉपुलैरिटी की है उसको देखते हुए ये नजर आ रहा है कि आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। मतलब राजनपुर के इलेक्शन में कल जो हुआ वो भी आपने देख लिया। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी सूरत जो है वो हमारी पॉपुलैरिटी का कोई इशू है। कल राजनपुर का इलेक्शन हुआ, 2018 में हमारे पास उम्मीदवार नहीं था, हमने उम्मीदवार खड़ा किया, उसने 55,000 वोट लिए और एक सिंपैथी फैक्टर था। जाफर लगारी साहब फौत हुए। हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, मगर हम समझते हैं कि वी विल पुट अप अ गुड फाइट। हम समझते हैं कि हम एक अच्छा मुकाबला करेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट का इस इलेक्शन मैटर को टेकअप करना गुलाम महमूद डोगर के केस में, उसने बहुत शक्क शुबहात को जन्म दिया। और अब भी जिस तरीके से इस मामले को चलाया जा रहा है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, मगर अदल व इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इस मामले को अगर आगे लेके चलना है तो फिर गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करेंगी। मगर ये नहीं हो सकता कि एक शख्स वो अपने केसेस को ज़ेर इल्तवा रखे, वो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बचे, वो कन्विक्शन से भी बचे, उसकी वकला की टीम जो है वो बहाने करके उसको 4 माह गुजार दें और इलेक्शन में जब हम जाएं तो अदल इंसाफ का जो निज़ाम है वो बिल्कुल इस मुल्क में तबाह हो चुका हो। अगर उसको ये सहूलियात हासिल हैं कि वो चार्ज भी फ्रेम नहीं कराता, फर्द जुर्म आयद नहीं होने देता, वो अपने केसेस को इल्तवा का शिकार करता है, तो बेचारा एक जो आम पिटिशनर है तो फिर अगेन एक और भी बात सामने आ गई ना कि ये बात तय है कि इलेक्शन की कैंपेन, अगर यही ग्राउंड रियलिटी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन की कैंपेन इमरान खान साहब ही कर रहे होंगे, यहाँ से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं, तो आपका इलेक्शन जीतना हर लिहाज से बहुत मुश्किल नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी आप लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब की जब भी फैसला हो वापसी का और वो आके तो अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं और अपील दायर करने के बाद वो यहाँ पे आके सरेंडर करते हैं और लीगल ग्राउंड्स पे अपना केस आर्ग्यू करते हैं, जिन बुनियादों पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक्विटल हुआ तो उनको भी वही ग्राउंड अवेलेबल हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये होनी पड़ेगी। ये तो फिर तार साहब उस सूरत में आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी पड़ेगी। समातों का अहवाल आपने देख लिया, हमने देखा कि बार्स की तरफ से मुतालबा किया गया, आप लोगों की तरफ से मुतालबा किया गया, बेंच के अंदर से भी इख्तिलाफ राय आया, मगर 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत शुरू की, केस के मेरिट्स पर भी बात हुई। तो जो भी फैसला आएगा वो आपको कबूल होगा ना? देखिए, जो फैसला आएगा वो बिल्कुल काबिल कबूल होगा, मगर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अदालत में भी उनका इजहार करेंगे और मौजूद जज साहिबान को भी बताएंगे। देखिए, एक और मामला जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ
कि मुजाहिर नकवी साहब, आज सुना ये है कि खासी तलखी हुई जिसके बाद उन्होंने रिक्यूज किया। देखिए, काजी फायजीसा की बारी आती है तो आप उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा करते हैं, वो आप दीदा होती हैं अपने ब्रदर जजेस के सामने, अपने खावत के कॉलीग के सामने, मगर उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती। तो क्या वजह है कि मुजाहिर नकवी साहब का रेफरेंस आ जाने के बाद भी एहतसाब नहीं किया जा रहा? वो जो 4 कनाल का घर है जिसकी कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए है, उन्होंने 10 करोड़ में खरीदा, और उन्होंने जिस खरीदार से खरीदा उसमें एक दिन पहले वो खरीदा था। ये बड़े, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये देखिए, ये एहतसाब अपना घर साफ करेंगे तो ये मामला आगे चलेगा, वरना इनके एहतसाब को, इंसाफ को कौन मानेगा? मगर आप इस सारे में आप दावेदार थे कि जो आप लोगों के साथ हुआ वो नहीं होगा। जो जनरल अमजद शुएब साहब के साथ हुआ है, एक मजे का खेज FIR पे उनकी गिरफ्तारी, ये क्या किया आप लोगों ने? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमने कोई भी उस तरह की इंतकामी कार्रवाई की है जिससे हम गुजरे हैं। हमारी पूरी लीडरशिप अंदर थी। शहजाद अकबर नामी आदमी जिस मुल्क में नहीं है, अल्लाह करे वो वापस आए और अपने मुल्क को सर्व करें। जिस तरह वो बशीर के तौर पे बैठते थे, आला उहदों के ऊपर मरात लेते थे, फायदा उठाते थे, इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तो जेलों में कहा जाता था इसका पंखा बंद कर दो, इसका हीटर बंद कर दो, इसका घर का खाने ना दो। आहा चीमा के 2 बच्चे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था, वो आज पूछते हैं कि उनके बाप ने 3 साल जेल में क्यों गुजारे। इधर 4-4 दिन के अंदर जाते हैं तो इनके आंसू निकल आते हैं। ये मगर आपने कहा इंतकामी नहीं करे, तो अमजद शुएब साहब से आपका तो इंतकाम नहीं है ना? और किसी भी जर्नैल को गिरफ्तार कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर ले, चाहे वो रिटायर्ड हो, FIR करना मुश्किल होता है। तो आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं फिर, और अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फाशिस्ट गवर्नमेंट का दाग तो आप ही के ऊपर लग रहा है। और जो FIR है वो बड़ी मजे का खेज है। तो ये क्या क्या आपने गिरफ्तार करके? देखिए, बात ये है कि इस मुल्क में लोगों पे बकरी चोरी और हेरोइन के मुकदमात बनाए गए। हमने तो नहीं बनाए, जिन हुकूमतें ने बनाए उनका भी आपको पता है, मगर ऑब्वियसली एक रेड लाइन है। अगर आप एक रेड लाइन को क्रॉस करेंगे उसके लिए कानून मौजूद है। अगर दरखास्त FIR में कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है उस FIR में। आप उस FIR को पढ़ ले, वो तो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जेल भरो तहरीक नाकाम होगी अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से हुकूमत पर प्रेशर आता है। वो तो एक ऐसी बात कर रहे हैं, वो कोई ना उकसा रहे ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जब भी कोई दरखास्त आती है, किसी की तरफ से आती है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करना फर्ज है। वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये अब आगे कोर्ट का मैटर है। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या हॉन्ट करेंगे आपको ये चीजें मुस्तकबिल में, जिस तरह तहरीक इंसाफ को हॉन्ट करती है मुख्तलिफ चीजें, चाहे राना सना का केस हो, दीगर केसेस हो, आपके लिए भी ताना बनेगी ये चीजें, ये जो हो रहा है? हमारा तो ना इंतकाम हमने लिया, और हमारे पे ये बाकायदा तनकीद होती है कि हमने उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को नहीं लेके चले जिस तरीके से हमारे साथ हुआ। हम ये समझते हैं कि ये मेरिट पे होना चाहिए, किसी कानून ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए, और किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारा ये फर्म स्टैंड है। हमने जो भुगता है वो बदतरीन इंतकाम था, और आपने विटनेस किया। राना सनाउल्लाह साहब का केस देख लें, शाहिद अब्बासी का, एहसन इकबाल का, हमारी पूरी फ्रंट लाइन। एक टाइम ऐसा आया था कि असेंबली की पहली 2 रोज खाली होती थी, सुबह ऑर्डर था, शाम को बंदे को बंद करते थे, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, जेल पे जेल, मुकदमात पे मुकदमात। हमने तो उसका अशर शीर भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि अब ये मामला जो हो रहे हैं ये किस हद तक जाते हैं। आज के बाद में इतना ही रह दीजिए। अल्लाह।